Hello everyone, welcome you to Kaira classes. This is my second lecture of class 12th biology, chapter 5, principles of inheritance and variation. आज की वीडियो में हम inheritance of one gene को कंटिन्यू करेंगे. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. थैंक यू. सो कंटिन्यू करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में. As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other, as in the F1, and hence is called the dominant factor while the other factor is recessive. मेंडल ने पाया कि जो फिनोटाइप था F1 का वो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में था. इसका मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला उसे, जो कि एक हेटेरोजाइगस कंडीशन शो करता है. लेकिन ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो बिल्कुल अपने कैपिटल टी पेरेंट के जैसे था अपीयरेंस में. इसलिए उन्होंने ये प्रपोज किया था कि अगर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं, अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ओके, तो जो एक फैक्टर है वो दूसरे को डोमिनेट कर लेता है. ओके, जैसे कि F1 जनरेशन में हुआ था, कैपिटल टी और स्मॉल टी था. ओके, डिसिमिलर फैक्टर्स हैं, एक कैपिटल टी है, एक टॉलनेस बता रहा है, एक स्मॉल टी है, ड्वार्फ बता रहा है. तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये सारे के सारे बना रहा था कौन से प्लांट्स? टॉल प्लांट्स. तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स आपको क्या मिले थे? टॉल मिले थे. तो इसमें एक फैक्टर ने दूसरे को डोमिनेट कर लिया था. इसीलिए डोमिनेंट फैक्टर कहा जाता है जो डोमिनेट करता है, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता या जिसे डोमिनेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव. इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस. इस केस में क्या हुआ था, जो कैपिटल टी है जो टॉलनेस शो कर रहा था वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? जो ड्वार्फनेस शो कर रहा है, दैट इज रिसेसिव, जो कि रिसेसिव हुआ. तो डोमिनेंट और रिसेसिव. तो डोमिनेंट हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से और रिसेसिव शो करते हैं हम स्मॉल लेटर से. ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर्स ट्रेट पेयर्स दैट ही स्टडीड. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक जैसा ही बिहेवियर था. जितने भी उन्होंने कैरेक्टर्स और बाकी के कैरेक्टर्स या ट्रेट के पेयर्स जब स्टडी किए तो उन सब में ये चीज आइडेंटिकल बिहेवियर देखने को मिली. इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस. तो इन्होंने एक तरह से यूज किया एक कैपिटल लेटर को और एक लोअर केस अल्फाबेटिकल सिंबल को, जिससे ये याद रहा या याद किया जा सके डोमिनेंस किससे हम शो कर सकते हैं और रिसेसिवनेस हम किससे शो कर सकते हैं. तो कैपिटल लेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो डोमिनेंसी शो कर रही है, और अगर कहीं पे भी लोअर केस है अल्फाबेटिकल सिंबल का तो वो बताएगा रिसेसिव नेचर. Alleles can be similar as in the case of homozygotes capital T and small t, or can be dissimilar as in the case of the heterozygote capital T small t. तो alleles जो है वो alternative forms होते हैं genes के. तो alleles जो है वो similar भी हो सकती हैं, जैसे कि homozygous condition होती है. तो मैंने आपको बताया था capital T दोनों जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल हैं. ओके, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है. या फिर दोनों लोअर केस है अल्फाबेटिकल सिंबल स्मॉल टी, तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है. और डिसिमिलर तब होगी जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, एक कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा? लोअर केस होगा अल्फाबेटिकल सिंबल का, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी. सिंस द capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, that is height, it is a monohybrid, and a cross between capital T and small t is a monohybrid cross. तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्लांट है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है. ओके, तो ये जो कंट्रोल कर रहा है, ये जो जीन्स हैं ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है जिसे हम कहते हैं हाइट. तो हाइट ऑफ द प्लांट को कंट्रोल कर रही है ये जीन्स. तो ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस करा रहे हैं दो प्लांट्स के बीच में, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके.
From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. तो ऑब्जर्वेशन से ये पाया गया कि जो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट है, जो F2 जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हुआ, F1 जनरेशन में ये रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, ये रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हुआ. जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ड्वार्फनेस या कुछ ड्वार्फ प्लांट सेकंड जनरेशन में देखे गए थे. तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट का, ये बिना किसी ब्लेंडिंग या बिना किसी मिक्सिंग के हुआ. इसका मतलब ये है कि जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट ने गैमीट्स बनाए थे मियोसिस प्रोसेस को यूज करके या मियोसिस के थ्रू जब गैमीट्स बने, तो जो एलील्स थी पेरेंटल पेयर की, वो सेपरेट हुई थी या सेग्रीगेट हुई थी एक दूसरे से, ठीक है, और सिर्फ एक ही एलील ट्रांसमिट हुआ था गैमीट को. तो इसका मतलब कोई मिक्सिंग नहीं हुई, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई एलील्स की, और जो मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो एलील्स है पेरेंटल पेयर के, वो सेपरेट हुए, सेग्रीगेट हुए, एक दूसरे से अलग अलग हुए, और एक एलील जो है वो ट्रांसमिट हुई एक गैमीट को. This segregation of alleles is a random process, and so there is a 50% chance of gamete containing either allele, as have been verified by the results of the crossings. अब ये जो सेग्रीगेशन है या ये जो सेपरेशन है एलील्स का, ये एक रैंडम प्रोसेस है. तो 50% चांसेस होते हैं गैमीट के कि वो कौन सी एलील कंटेन कर रही है. तो मतलब बेसिकली 2 एलील्स थी, तो 50% चांसेस होते हैं, as have been verified by the results of the crossing. तो क्रॉसिंग्स का जो रिजल्ट निकला, तो इससे पता चला 50% चांसेस होते हैं दोनों एलील्स के पास. In this way, the gametes of the tall T plants have the allele T, and the gametes of the dwarf t plants have the allele T. तो इस वे में जो gametes हैं tall T plants के, उनके पास allele I T, और जो gametes है dwarf t plants के, उनके पास allele I small t. During fertilization, the two alleles T from one parent say through the pollen and small t from the other parent, then through the egg, are united to produce zygotes that have T allele and one small t allele. In other words, the hybrids have T small t. Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, the plants are heterozygous. तो जब fertilization के दौरान जो ये 2 एलील्स हैं, मतलब T एक पेरेंट से है, जो पॉलन के थ्रू आ रही है, और स्मॉल t दूसरे पेरेंट से जो एग से आ रही है, वो यूनाइट करते हैं, मिलते हैं और जाइगोट्स बनते हैं. तो जाइगोट जब बना तो उसमें एक T जो है, एक T एलील आई और एक स्मॉल t एलील आई. तो एक और अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो ये हाइब्रिड्स होंगे, जिन्हें हम कहेंगे T स्मॉल t. तो हाइब्रिड्स हुए, और हाइब्रिड्स में क्या हुआ, T और स्मॉल t वाली कंडीशन आई, हेट्रोजाइगस कंडीशन आई. तो ये जो हाइब्रिड्स हैं, इनमें एलील्स जो हैं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस. The production of gametes by the parents, the formation of the zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square. तो पेरेंट्स किस तरह से गैमीट्स फॉर्म कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाइगोट्स किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, F1 F2 प्लांट्स जो है किस तरह से समझे जा सकते हैं. तो वो एक सिंपल डायग्राम है पनेट स्क्वायर, इसके थ्रू इन सब को हम समझ सकते हैं. ये जो पनेट स्क्वायर है, इसे डेवलप किया था ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने, जिसका नाम था रेगिनाल्ड सी पनेट. ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जिससे हम कैलकुलेट कर सके सारी की सारी जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं ऑफस्प्रिंग के जेनेटिक क्रॉस में. अगर हम एक जेनेटिक क्रॉस की बात करें तो सारे के सारे जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, जेनेटिक मेकअप है सारा का सारा, उसे हम उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पनेट स्क्वायर के थ्रू, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. The possible gametes are written on 2 sides, usually the top row and left columns. तो जो possible gametes form हुए हैं वो 2 sides पे लिखे जाते हैं, usually top row ली जाती है और left columns ले जाते हैं. सारे के सारे possible combinations जो हैं वो boxes में दिखाए जाते हैं जो squares के नीचे होते हैं.
विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, जो कि क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉल प्लांट है, इसके जो कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, ऐसे ही ड्वार्फ को हम स्मॉल टी, होमोजाइगस कंडीशन, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। इसके गैमीट्स बने कैपिटल टी और कैपिटल टी टॉल के, और ड्वार्फ के गैमीट्स बने स्मॉल टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान, कोई मिक्सिंग नहीं होती है, जो एलील्स होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल अलग अलग सेपरेटेड है। अब इन गैमीट्स को हम पनेट स्क्वायर पे अरेंज करेंगे। तो एक मैंने आपको बताया था, एक रो पे आपने कैपिटल टी ले ली, एक कॉलम पे आपने स्मॉल टी ले ली। ओके, फिर आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, जैसे आपने कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी से, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आपने कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी से, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आपने इस कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी से, फिर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आपने इस कैपिटल टी को क्रॉस कराया इस वाले स्मॉल टी से, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये थी F1 जनरेशन, जिसमें आप देख सकते हो सारे के सारे प्लांट्स टॉल हैं। अब F2 जनरेशन के लिए आपने क्या किया, F2 जनरेशन के करने के लिए आपने इस सारे के टॉल प्लांट्स आए, तो आपने टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग कराई, मतलब एक दूसरे से जो टॉल प्लांट्स है वो क्रॉस कराए गए, सेल्फिंग कराई गई। तो अब जो इनके जो गैमीट्स बनेंगे, ये क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही इस वाले टॉल प्लांट के क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही आपने एक को इस तरफ लिख लिया गैमीट्स को कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आपने इस तरफ लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप क्रॉस कराओगे तो ये होगा कैपिटल टी। ओके, फिर यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी यहां आ गया, और फिर स्मॉल टी जब आपने क्रॉस कराया तो यहाँ पे स्मॉल टी आ गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे आपको कितने टॉल मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टॉल मिल रहे हैं आपको, फिनोटिपिक रेशियो आप देख सकते हैं, तो 1 2 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो 3 टॉल हुए और 1 ड्वार्फ हुआ। जीनोटिपिक रेशियो आप देख सकते हो, जेनेटिक मेकअप, तो आप देख सकते हो ये होमोजाइगस कंडीशन जो है वो 1 है, हेट्रोजाइगस कंडीशन जो टॉल बता रहा है वो 2 है, होमोजाइगस कंडीशन जो टॉल बता रहा है वो 1 है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन टॉल प्लांट बता रहा है वो 2 है। ओके, और जो ड्वार्फ बता रहा है होमोजाइगस कंडीशन वो 1 है। तो यहाँ पे कैपिटल टी आपको 1 मिल रहा है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिल रहे हैं यहाँ पे 1 एंड 2, और स्मॉल टी आपको यहाँ पे स्मॉल टी 1 मिल रहा है। तो ये है जेनेटिक मेकअप। तो ये है अ पनेट स्क्वायर यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है, दैट इज द हाइट ऑफ द प्लांट। तो एक हमने टॉल लिया, एक हमने ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस कराया, गैमीट्स फॉर्म हुए। फिर जैसे ही हमने F1 जनरेशन में देखा, उनको क्रॉस कराया इनके गैमीट्स को, तो हमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल मिले। इसके बाद हमने इन टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग कराई, एक दूसरे से क्रॉस कराया, तब हमने ये देखा कि हाँ जो F2 जनरेशन है उसमें हमें कुछ प्लांट्स ड्वार्फ भी देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक प्लांट है इसमें ड्वार्फ, जबकि अगर मैं सिंपल बात करूं 3 टॉल दिख रहे हैं, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो में होमोजाइगस कंडीशन में जो टॉल प्लांट है वो 1 है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो टॉल प्लांट है वो 2 है इन नंबर। So it is a Punnett square used to understand a typical monohybrid cross conducted by Mendel between true breeding tall plants and true breeding dwarf plants. The Punnett square shows the parental tall capital T male and dwarf small t female plants, the gametes produced by them and the F1 कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी। तो जो पनेट स्क्वायर था उसमें ये शो हुआ कि जो पेरेंटल है पेरेंटल मेल है वो टॉलनेस शो कर रहा है कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ है स्मॉल टी वो फीमेल प्लांट शो कर रहा है पनेट स्क्वायर में। तो जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रही है उनसे F1 में वो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी की थी, सारे के सारे टॉल प्लांट्स आपको मिल रहे थे, लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे कैपिटल टी और स्मॉल टी के। So the F1 plants of genotype capital T small t are self pollinated, मैंने आपको बताया था, सेल्फिंग कराई गई फिर इन F1 प्लांट्स की जिनका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t था, उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया, सेल्फिंग कराई गई।
तो जो सिंबल्स हैं ये वाले एंड वाले और ये जो परसेंट वाले सिंबल्स हैं उन्हें हमने यूज किया फीमेल के एग्स को डिनोट करने के लिए और मेल के पॉलन को शो करने के लिए F1 जनरेशन के। सो ये जो एंड वाले सिंबल्स हैं ये फीमेल एग्स को शो कर रहे हैं और ये जो परसेंट वाले सिंबल्स हैं ये मेल पॉलन को शो कर रहे हैं F1 जनरेशन के। The F1 plant of the genotype capital T small t when self-pollinated produces gametes of the genotype capital T and small t in equal proportion। जो F1 प्लांट का जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, जब उसे सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो उसने गैमीट्स प्रोड्यूस किए किस जीनोटाइप के, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन बराबर उसमें जो प्रोपोर्शन था इन गैमीट्स प्रोडक्शन का वो बिल्कुल बराबर था, मतलब जितना कैपिटल टी बना उतना ही स्मॉल टी बना, इक्वल प्रोपोर्शन। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस the pollen grains of genotype capital T have a 50% chance to pollinate eggs of the genotype capital T as well of genotype small t। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो pollen grains जिनका जीनोटाइप कैपिटल T है उनके पास 50% चांस था उन एग्स को पॉलिनेट करने के लिए जिनका जीनोटाइप कैपिटल T हो और जीनोटाइप स्मॉल t हो, तो 50% चांस था। Also pollen grains of genotype small t have a 50% chance of pollinating eggs of genotype capital T as well of genotype small t। तो pollen grains जिनका genotype small t था उनके पास भी 50% चांस था उन एग्स को पॉलिनेट करने के लिए जिनका जीनोटाइप कैपिटल T था, साथ में उनका जिनका जीनोटाइप स्मॉल t था। तो इस एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन रैंडमली हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट जाइगोट्स हैं वो उनके जो जीनोटाइप्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैपिटल टी जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन और स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पे ये जो दो है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बता रहे हैं, ये टॉलनेस बता रहे हैं, और जबकि स्मॉल टी क्या बता रहे हैं, ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट। From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilizations lead to capital T, 1/2 lead to capital T small t, and 1/4 to small t. Though the F1 have a genotype of capital T small t, but the phenotypic character seen is tall. At F2, 3/4 of the plants are tall, where some of them are capital T, while others are capital T small t. तो Punnett square से हम आसानी से बता सकते हैं कि रैंडम फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो 1/4 जो थे वो कैपिटल टी थे, 1/2 जो थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे और 1/4 थे स्मॉल टी। दो द F1 और F1 जो जनरेशन है उसमें जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, बट फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो था वो टॉल देखा गया। F2 जनरेशन में 3/4 जो प्लांट्स थे वो टॉल थे, जबकि कुछ कैपिटल टी थे और जो बाकी के थे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotypes capital T and capital T small t. Externally ये possible नहीं है कि हम जिन plants का genotype capital T और capital T small t है उसको हम distinguish कर सकें, उन plants को के बीच में हम distinguish कर सकते हैं, ये possible नहीं है। Hence, within the genotypic pair capital T small t, only one character capital T tall is expressed. लेकिन genotypic pair जिसमें capital T small t जो heterozygous condition है उसमें एक कैरेक्टर जो कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस होता है। तो ये जो कैरेक्टर है कैपिटल टी जो कि टॉलनेस बता रहा है, ओके, ये डोमिनेट होता है दूसरे एलील के ऊपर जो कि स्मॉल टी है, जो ड्वार्फनेस बता रहा है, ड्वार्फ कैरेक्टर बता रहा है। It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall. So, इसकी वजह से ये जो डोमिनेंस है एक कैरेक्टर का दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से F1 के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, क्योंकि जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो जो कैपिटल टी है जो टॉलनेस बता रहा है वो क्या करता है, स्मॉल टी को सप्रेस कर देता है। इसका मतलब ये है स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता, स्मॉल टी क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स क्या हो गए, टॉल। जबकि F2 जनरेशन में 3/4 जो प्लांट्स थे वो टॉल थे, जीनोटिपिकली 1/2 जो थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे और सिर्फ 1/4 जो थे वो कैपिटल टी थे। तो 3/4 प्लांट्स जो है वो टॉल है, लेकिन अगर इनका जेनेटिक मेकअप देखा जाए तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले 1/2 थे और कैपिटल टी वाले 1/4 थे।
दिस लीड्स टू अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल। तो इससे हमें फिनोटिपिक रेशियो पता चलता है 3/4 टॉल थे, 1/4 कैपिटल टी थे और 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी थे और 1/4 स्मॉल टी थे। दैट इज अ 3:1 रेशियो, जो कि कौन सा रेशियो बना रहा है, 3:1 रेशियो। लेकिन अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो 1:2:1 बन रहा है जीनोटिपिक रेशियो। The 1/4:1/2:1/4 ratio of capital T, small t, small t. तो 1/4 इसमें capital T था, 1/2 capital T small t थे और 1/4 इसमें small t थे। ये मैथमेटिकली कंडेंसिबल थे, किस फॉर्म में, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसका फॉर्मूला ax plus by का होल स्क्वायर, that has the gametes bearing genes capital T और small t in equal frequency of 1/2। तो जिसमें गैमीट्स ये बैक मतलब दैट हैज द गैमीट्स, इनके पास गैमीट्स है जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन्स अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं और इक्वल फ्रीक्वेंसी में कर रहे हैं। वो इक्वल फ्रीक्वेंसी है 1/2 की। सो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपेंड किया गया 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर, जो ax प्लस by का होल स्क्वायर है। तो इसे जब हमने मैथमेटिकली इसमें यूज किया इस एक्सप्रेशन को, तो आया 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी मल्टीप्लाई होगा अपने आप से 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 1/4 कैपिटल टी मिल रहा है, ओके, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है और 1/4 स्मॉल टी मिल रहा है, जो कि फर्स्ट लाइन में इन्होंने रेशियो बताया हुआ है। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किए थे F2 प्लांट्स और देखा कि जो ड्वार्फ F2 प्लांट्स हैं वो कंटिन्यूअसली जनरेट कर रहे हैं ड्वार्फ प्लांट्स को F3 और F4 जनरेशंस में। मतलब F3 F4 जनरेशंस में भी ड्वार्फ जो F2 प्लांट जो ड्वार्फ प्लांट्स है जो F2 जनरेशन में पाए गए थे, वो F3 F4 जनरेशंस में भी वो ड्वार्फ प्लांट्स कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो जीनोटाइप होता है ड्वार्फ का वो होमोजाइगस था, जो था स्मॉल टी कंडीशन। मतलब होमोजाइगस कंडीशन ऑब्वियसली उसमें दोनों एलील्स एक जैसी होती है, तो जरूर जो है जीनोटाइप क्या हो रहा होगा इसका स्मॉल टी, तब जाके उन्होंने F3 F4 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया होगा ड्वार्फ प्लांट्स ने। मेंडल ने क्रॉस किया था टॉल प्लांट को फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट। तो F2 से जो टॉल प्लांट आ रहा था उसे ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया मेंडल ने। दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट को उन्होंने कहा था टेस्ट क्रॉस, ओके, इस क्रॉस को उन्होंने कहा था टेस्ट क्रॉस। एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस में ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म पी प्लांट्स लिया है, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। तो वो यहाँ पे जो फिनोटाइप शो करते हैं वो होता है डोमिनेंट, जिसका जीनोटाइप हमें पता लगाना है, उसे हम क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। तो सेल्फ क्रॉसिंग ना करा के यहाँ पे हम एक डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। जो प्रोजेनीज होते हैं इस क्रॉस से वो उसे इजीली एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हम उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता लगा सकें। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस, होमोजाइगस रिसेसिव, ओके, होमोजाइगस रिसेसिव, दो कंडीशंस हैं। डोमिनेंट फिनोटाइप मैंने आपको बताया था, डोमिनेंट फिनोटाइप है इसमें, लेकिन जीनोटाइप अननोन है, हमें पता नहीं है जीनोटाइप क्या है इसका। तो डोमिनेंट है तो कैपिटल W हो सकता है, ओके, या फिर कैपिटल W या स्मॉल w हो सकता है। यहाँ पे इस कैपिटल W को हमने होमोजाइगस रिसेसिव, जो कि स्मॉल w है, उसके साथ क्रॉस कराया। ऐसे ही यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है ये कैपिटल W स्मॉल w, इसे हमने किसके साथ कराया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ स्मॉल w। फिर से ऐसे ही पनेट स्क्वायर बनाया गया, एक तरफ यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव के गैमीट्स लिखे गए, ऐसे यहाँ पे हमने इसके कैपिटल W जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसके गैमीट्स यहाँ पे शो किए गए हैं। फिर इनका क्रॉस कराया गया, तो कैपिटल W स्मॉल w, जब क्रॉस कराया गया तो ऐसे ही इसको आपने इसके साथ क्रॉस कराया तो ये मिला, इसको आपने इसके साथ क्रॉस कराया ये मिला, इसको आपने इसके साथ क्रॉस कराया फिर से आपको यही चीज मिली, एंड देन अगेन आपको यही चीज मिली। तो सारे के सारे फ्लावर्स यहाँ पे क्या हुए, वायलेट कलर, ये रिजल्ट आया। सारे के सारे
वायलेट कलर के फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। जब डोमिनेंट फिनोटाइप ओके जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है, तो उसमें जब हमने ये वाली कंडीशन ली कैपिटल W स्मॉल w और उसे जब हमने रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैमीट्स अलग अलग यहाँ पे शो कर रखी हैं होमोजाइगस रिसेसिव की, और यहाँ पे हमने कर रखी है ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसके गैमीट्स को अलग अलग शो कर रखा है कैपिटल W स्मॉल w। तो जब कैपिटल W स्मॉल w के साथ क्रॉस किया तो ये आया, इसने कैपिटल W इसके साथ किया तो ये आया, स्मॉल w क्रॉस किया तो ये आया, अगेन स्मॉल w जब आया तो ये स्मॉल w आया। तो यहाँ पे पता चला कि हाफ फ्लावर्स जो हैं वो वायलेट है और दूसरे हाफ फ्लावर्स जो है वो वाइट है। तो जो अनोन फ्लावर है वो हेट्रोजाइगस होगा और यहाँ पे अनोन फ्लावर जो था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। ओके, तो ये इंटरप्रिटेशन निकली, क्योंकि इस वाले केस में सारे के सारे फ्लावर्स जो थे वो वायलेट थे और इस वाले केस में हाफ फ्लावर्स यहाँ पे वायलेट थे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल W जो वायलेट कलर शो कर रहा है, ओके, और स्मॉल w जो व्हाइट कलर शो कर रहा है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। Based on his observations on monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. तो इस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की ऑब्जर्वेशंस थी उसमें मेंडल ने प्रपोज किए कुछ दो जनरल रूल्स जिनसे वो इनहेरिटेंस एंड मोनोहाइब्रिड प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सका, मतलब अंडरस्टैंड किया जा सके मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में जो इनहेरिटेंस होता है उसे। तो टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज इन रूल्स को कहा जाता है प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो पहला लॉ है वो है फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो सेकंड लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो दो लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.